पहला प्रश्न है कि मौर्य काल में राजा अधिकार वाले राजा के अधिकार वाले किस भूभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष, विविताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष या फिर शुल्काध्यक्ष? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सीताध्यक्ष। मतलब जो राजा के अधिकार में जो भूमि होती थी उसके अध्यक्ष को सरकारी भूमि यानी सरकारी भूमि के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते थे। मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए 29 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिसमें सीताध्यक्ष जो था वो सरकारी भूमि यानी राजा के अधिकार वाले कृषि भूभाग का अध्यक्ष था। विविता जो अध्यक्ष था यह चरागाह क्षेत्र का अधिकारी था, चारागाह क्षेत्र का अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष जो था ये मुद्रा नीति पर नियंत्रण करता था, ठीक है, मुद्रा नीति पर नियंत्रण करता था। और शुल्काध्यक्ष जो है ये आपका मार्ग कर जो वसूला जाता था उसकी अध्यक्षता करता था। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के विषय में सत्य कथन चुने। पंचतंत्र के संबंध में सत्य कथन चुने। इसमें पहला है 6ठी शताब्दी में इसका अनुवाद एक ईरानी विद्वान बुरजय ने किया था। इसके अरबी अनुवाद का नाम कलीला व दिमना है। इब्रे मुकफ्फा ने इसका अनुवाद फारसी में किया और भारत में इसका अनुवाद नहीं हुआ। अरब देश इससे अनभिज्ञ हैं, ठीक है। इसका विकल्प चुनिए 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 4 और 5। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ए ऑप्शन 1 और 2, मतलब पहला और दूसरा जो है सही है, ठीक है। क्योंकि विश्व शर्मा का पंचतंत्र जो है वो एक दर्शन है। इस ग्रंथ का अनुवाद लगभग 50 भाषाओं से अधिक किया जा चुका है। पंचतंत्र का अनुवाद पहलवी के एक ईरानी विद्वान बुरजय ने 6ठी शताब्दी में किया था। 8वीं शताब्दी में पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला या दमना था और भारत में इसका अनुवाद फारसी में आयरे दानिश के नाम से अबुल फजल ने इसका किया था, ठीक है। इसलिए इसका पहला और दूसरा सही है, बाकी जो है वो तीनों जो हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है भारत में शैल चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगला प्रश्न है कि भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमता किसके द्वारा की गई थी? वीएस वाड़ाकर, यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमेयर, एसीएल कार्लाइल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ठीक है, एसीएल कार्लाइल। एसीएल कार्लाइल ने शैल चित्रों की खोज सबसे पहले 1867 और 68 में की गई थी। 1867 में 67 और 68 में इनकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है गंगाधर और गंगा लहरी के रचयिता जो शाहजहां के दरबार में थे उनका नाम क्या है? जगन्नाथ पंडितराज, कविंद्राचार्य सरस्वती, चंद्रभान ब्राह्मण या फिर आचार्य विजय सेन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जगन्नाथ पंडितराज। बनारस में जन्मे जगन्नाथ को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि दी थी और सरस्वती कविंद्राचार्य भी शाहजहां के संरक्षण में रहते थे, जिन्होंने शाहजहां और दारा सिकोह को योग दर्शन सिखाया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए परिवर्तन में शामिल नहीं है। 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय सचिवों की नियुक्ति की, ठीक है। सेना में गोरखा, सिखों और पठानों की अधिक भर्ती की जाने लगी। मुसलमानों की संपत्ति जब्त की गई। भूस्वामियों से जमींदारों से अधिकार छीन लिए गए। जमींदारों के अधिकार छीन लिए गए। तो कौन सा इसमें जो है वो परिवर्तन जो शामिल नहीं था? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन,
भू राजस्व भूस्वामियों और जमींदारों से अधिकार छीन लिए गए। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा के लिए नीतियां बनाई और 1857 के बाद अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो महत्वपूर्ण थे, जैसे कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसको सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी बनी जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और इस प्रकार इंग्लैंड के राज का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया और अंग्रेज सरकार ने भारत शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। ठीक है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया और यह भी तय किया गया कि अवध बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया। अंग्रेजों ने फैसला किया भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ठीक है, ये मुख्य परिवर्तन हुए थे 1857 की क्रांति के बाद। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और 1919 में मुस्लिमों के लिए पृथक सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई और लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 और 3। 1906 में, क्योंकि दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि 1906 में मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। यह व्यवस्था जो थी 1909 में सरकार ने यह बात मांग ली थी, ना कि 1919 में। 1907 में कांग्रेस टूटी। ठीक है, और कांग्रेस जो 1907 में जो टूटी कांग्रेस थी उसका 1916 में विलय हुआ और 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ताकि दोनों संगठनों ने देश के सरकार के गठन के लिए या प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए कि साबरमती आश्रम से यात्रा की शुरुआत हुई और यात्रा के शुरुआत में गांधी जी ने महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि दांडी मार्च जो है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ। गांधी जी उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट तक पैदल चल के आए और उन्होंने तट पर बिखरा हुआ नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघित किया। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं के हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात पर तैयार किया कि वह महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल में शामिल थे? हेनरी कोलब्रुक, वारेन हेस्टिंग्स, नेथानियल हॉलहेड या फिर विलियम जोन्स? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1, 3 और 4। वारेन हेस्टिंग्स जो हैं एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल में शामिल नहीं थे, क्योंकि हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और ये प्राचीन भारतीय विरासत को समझने में प्रयास में लगे हुए थे। ठीक है, और इन लोगों के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने, ठीक है,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, भारत की 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव और जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, व्यापारियों और लगानों के ठेकेदारों का बढ़ना। और चौथा ऑप्शन है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गयासुद्दीन खिलजी दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था और मोहम्मद बिन तुगलक ने दरगाह में पहली इमारत बनवाई, अमीर खुसरो इनका शिष्य था। तो कौन सा असत्य कथन है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। तीनों कथन जो हैं इसके ठीक है असत्य है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है और यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा और उनके आध्यात्मिक वारसों की महानता और राजसी मेहमान द्वारा के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पे आया, किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, इसीलिए तीनों कथन जो हैं वो असत्य हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुजरिमाना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यापारी, जमींदार, किसान या फिर मनसबदार? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, किसान। मुगल काल में फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, रियाया या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते हैं, साथ ही में किसान या असामी जैसे शब्द मिलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के से कौन नहीं जुड़े हुए थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रामवृक्ष बेनीपुरी। समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को बंबई में हुआ। यहीं पर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट का पहला अधिवेशन पटना में हुआ और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पूर्व ही 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नामक एक संगठन बनाया। इसके अन्य सदस्यों में योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी और कर्पूरी ठाकुर और सावन सिंह शामिल थे। अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ? इसका सही जो आंसर है ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह या मौलाना मजरुल हक? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अनुग्रह नारायण सिंह। और जबकि 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन जो है वो पटना पहुंचा था। अगला प्रश्न, सत्याग्रही चंपारण के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महात्मा गांधी या मजरुल हक? सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में उद्भव हरेक वंश के शासन के साथ आरंभ हुआ। बिंबिसार ने हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार अंगराज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाता है और मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 1, 2, 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 4। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि बिंबिसार अंगराज्य को जीतकर उसे, क्योंकि कौन सा कथन जो है सत्य है?
तो 1, 2, 4 सत्य है, तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि बिंबिसार ने अंगराज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया था, न कि उसे अपनी राजधानी बनाई थी। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी और मगध की दूसरी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जो है गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित थी और यह जल दुर्ग से सुरक्षित थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संदर्भ में विचार कीजिए कि चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके मुख्य नेता विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा और सुखदेव थे। तो कौन सा कथन जो है असत्य है? 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों कथन जो हैं इसके पूर्ण रूप से सही है। अगला प्रश्न है, किस किसान विद्रोह में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पाबना विद्रोह, मोपला विद्रोह, चंपारण विद्रोह या फिर नील विद्रोह? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह जो है वो 1873 में बंगाल के पाबना जिले में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, चचनामा के लेखक कौन है? मोहम्मद हुसैन, अलबरूनी, उत्बी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह चचनामा जो है यह मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई थी और लेखक का नाम इसका अज्ञात है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय इसका अनुवाद फारसी में किया। चचनामा जो है अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के अभियान और उसके शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडी वेद कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यजुर्वेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में यज्ञ और संस्कारों या नियमों का विधानों का संकलन मिलता है, इसीलिए इसे कर्मकांडी वेद कहते हैं। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय या भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है वो अधर्यु कहलाता है। अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के संदर्भ में विचार कीजिए कि नेटिव मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन के प्रयासों से गवर्नर जनरल नाडब्रुक के समय लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी गई। इस एक्ट के माध्यम से भारत में प्रचलित बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष, लड़कों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? 1, 2, 3, 2 और 3, 1, 2, 4 या फिर 1, 2, 3, 4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। मतलब 1, 2, 3 जो है वो सही है, चौथा जो है वो गलत है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा इसमें लड़कियों की न्यूनतम उम्र जो थी वो 14 वर्ष थी और लड़कों की न्यूनतम आयु जो थी वो 18 वर्ष थी। ठीक है, 14 और 18 थी, ना कि लड़कियों की 14 वर्ष थी, लड़कों की 18 वर्ष थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खगोल विज्ञानी सर आइजैक न्यूटन के पूर्व ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी? आर्यभट्ट, भास्कर द्वितीय, ब्रह्मगुप्त और वारामिहिर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ब्रह्मगुप्त। गुप्तकालीन खगोल वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय कारखाना अधिनियम किस वायसराय के शासन काल में लाया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रेडिंग या लॉर्ड वेलिंगटन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग। कारखाना अधिनियम जो है 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया। 1911 का लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में आया और 1922 का लॉर्ड रेडिंग के शासनकाल में, 1934 का लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में और 1944 का लॉर्ड वेबल के शासनकाल में आया। अगला प्रश्न है, 1854 में शिक्षा पर गठित चार्ल्स वुड डिस्पैच के संदर्भ में
विचार कीजिए कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस समिति ने सिफारिश की कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र संबंधी कानून की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स बूम, तेज बहादुर सप्रू, जयशंकर मजूमदार या फिर विलियम हंटर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, प्रेस कमेटी की सिफारिश पर ही 1908 और 1910 के प्रेस संबंधी अधिनियमों को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल सैन्य व्यवस्था से के संदर्भ में विचार कीजिए कि 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन स्थापित किया था। मुगल सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया गया था। मुगल सैन्य दल को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कौन सा कथन जो है सत्य है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2, मतलब पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है वो गलत है। क्योंकि मुगल सेना विभिन्न प्रजातियों की मिश्रित सेना थी। इसमें ईरानी, तुरानी, अफगान, भारतीय मुसलमान और मराठों की भर्ती पर किया गया था। मुगल सैन्य दल को 4 भागों में बांटा गया था। पहले अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं, दूसरे स्थान पर मनसबदारों की सेनाएं, तीसरी पर अहदी सैनिक और चौथे पर दाखिली सैनिक। अहदी सैनिक एक तरह से बादशाह के सैनिक होते थे, जिनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र, घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे और इनके लिए एक अलग से अमीर और बख्शी अधिकारी होता था जिनके अधीन ये होते थे। अहदी सैनिकों को बादशाह कभी कभी किसी मनसबदार की सेवा में भी नियुक्त कर सकता था। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये का वेतन मिलता था, जबकि साधारण घुड़सवार को 12 से 15 रुपये का वेतन दिया जाता था। दाखिली सैनिकों की भर्ती बादशाह की ओर से की जाती थी, किंतु इनको मनसबदारों की कमान अथवा सेवा में रख लिया जाता था। इन्हें वेतन राज्य की ओर से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में के बाद बंगाल के नवाब के दरबार में किस अंग्रेज रेजिडेंट को नियुक्त किया गया था? ल्यूक स्क्रॉप्टन, हेक्टर मुंडो, क्लाइव या पेलूड ड्रोन को। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ल्यूक स्क्रॉप्टन को। ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर विचार कीजिए कि इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेजली था। इस युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने मिडोज के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर केवल 1। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। सही आंसर केवल दूसरा ही है कि इसकी युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई। अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 युद्ध लड़े गए। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से लेकर 92 के बीच हुआ और टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुप्त समझौता किया है और ट्रावणकोर पर टीपू ने आक्रमण किया है। अंग्रेजों ने मराठा निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और मिडोज के नेतृत्व में वाली अंग्रेजी सेना से टीपू पराजित हुआ। 1792 में जो गवर्नर था वो कॉर्नवालिस था, ठीक है, जिसने संधि के लिए उसको मजबूर किया। अंग्रेज और टीपू के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को और उसके सहयोगियों को देना था और साथ ही में युद्ध में हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपया भी अंग्रेजों को देना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के द्वारा किया गया था? कि इसने मुगल कैद में बंद मराठा राजकुमार साहू को आजाद कर दिया। इसने औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया कर को बंद करवा दिया। इसने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 2।
तीसरा गलत है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 1712 तक शासन किया। जब वह 63 वर्ष का था तब वो बादशाह बना। इसकी असली नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह ने मराठों राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, इसीलिए उन्हें संभाजी के पुत्र शाहू को 1707 में आजाद किया। बहादुर शाह ने औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया कर को भी बंद करवा दिया। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया, लेकिन 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है। सिडनी ओवन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा था कि यह अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इतिहासकार खाफी खान ने भी इसके बारे में कहा कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि इसे साहिब खबर कहा जाएगा। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद अगला जो मुगल सम्राट था वो जहांदार शाह बना। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।